बिना पढ़े बायोलॉजी में करो टॉप। अगर आपकी बायोलॉजी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बिना पढ़े भी बायोलॉजी में टॉप करेंगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं, अगर आपकी बायोलॉजी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो इस क्लास को देखने के बाद आप बायोलॉजी में टॉप करेंगे। 23 फरवरी को यूपी बोर्ड बायोलॉजी के एग्जाम है। ये वीडियो उन सभी बोर्ड के लिए है जो एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं, मींस उनमें एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड है चाहे अदर बोर्ड है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें और बिना पढ़े भी बायोलॉजी में टॉप करें। इससे पहले की वीडियो में मैंने बिना पढ़े 4 चैप्टर कवर कराए थे। इस वीडियो में मैंने और चैप्टर को लिया है और कंप्लीट तरीके से वीडियो को बनाया है। तो आप कंप्लीट वीडियो को 2 से 3 बार देख लें और बायोलॉजी में टॉप करें बिना पढ़े। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बिना पढ़े टॉप मार्क दिलाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चाहे आप बिल्कुल ही वीक हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तब भी हम आपको टॉप मार्क दिलाएंगे। आप ज्वाइन करने के बाद हमारे चैनल को, बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। तो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, 1 बाय 1। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। मैं इन क्वेश्चन का आंसर इन क्वेश्चन से ही निकाल दूंगा। आपको किसी भी कॉपी, किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का यूज करके ही आंसर निकलवाऊंगा और आपकी जनरल लाइफ से आंसर निकलवा दूंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कॉपी पेन किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे खुद से आंसर निकाल देंगे और बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें निकालने हैं क्वेश्चन से आंसर। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस 2 पॉइंट का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे, एक अपनी जनरल लाइफ को यूज करके आंसर बना देंगे, बात खत्म। तो अच्छे से टेक्निक देखें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखी। तो यहाँ पे आता है जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मीन्स होता है अचानक बढ़ना। इसका मीन्स ये हुआ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारी जनसंख्या अचानक बढ़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। हम बोलेंगे हमारी जनसंख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि से हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसी तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। बेरोजगारी बढ़ने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरह से आपको पॉइंट पकड़ के उस पॉइंट को ही बना बना के लाइन को लिखना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस ट्रिक का, टेक्निक का यूज करके आप टॉप करेंगे। क्योंकि हमें पता है भाई जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या लॉस होते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का यूज करेंगे और अपनी जनरल लाइफ का यूज करेंगे और सभी के आंसर निकाल देंगे, बात खत्म। हमने बोल दिया ऐसे कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है। उसके बाद आया जन्म नियंत्रण हमें करना है। जन्म नियंत्रण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जन्म का मीन्स जन्म, नियंत्रण का मीन्स कंट्रोल करना है हमें। तो काय पे करना है, हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। अब देखो ये है अपनी जनरल लाइफ। जनरल लाइफ में जो कॉन्डम होते हैं उसको कौन नहीं जानता, नसबंदी को कौन नहीं जानता, गर्भनिरोधक गोलियों को कौन नहीं जानता। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को यूज करेंगे, जनरल लाइफ को यूज करेंगे, सभी के आंसर निकाल देंगे। देखो कैसे। फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर जन्म नियंत्रण, हेडिंग डाली जन्म नियंत्रण। तो हम लिख देंगे भाई हम निम्न प्रकार से जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। पहला डाल दिया हमने हेडिंग कंडोम। तो हम लिखेंगे कि भाई स्त्री और पुरुषों को कंडोम का यूज करना चाहिए। कंडोम का यूज करने से हमारी जनसंख्या में वृद्धि में रुकावट आएगी। इस तरह से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखते जाना है। फिर उसके बाद आता है नसबंदी, हेडिंग डाल दी यहाँ पे नसबंदी। फिर नसबंदी में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई स्त्रियों को और पुरुषों को नसबंदी करानी चाहिए। नसबंदी कराने से हमारी जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है तो आने वाले टाइम में हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से पॉइंट का यूज करके अपने जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग इसको लिख देना है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
फिर आता है गर्भ निरोधक गोलियां। तो हम यहाँ पे अगली हेडिंग डालेंगे गर्भ निरोधक गोलियां। तो हम लिखेंगे भाई स्त्रियों को गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल से जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम होती है। गर्भ निरोधक गोलियां अगर स्त्रियां यूज करेंगी तो हमारी जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। जनसंख्या पर हम गर्भ निरोधक गोलियों को यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बना बना के यहाँ पे लिखना है लाइन टू लाइन, नो टेंशन। आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। देखो परिवार को सब जानते हैं, परिवार मीन्स अपना परिवार जो होता है, और नियोजन का मीन्स होता है नियमित रखना, लिमिटेड रखना। क्या? लिमिटेड रखना। ये वर्ड हमें पता है। अब देखो आंसर हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम आंसर निकाल सकते हैं। यही है यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट टेक्निक। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी के बढ़ने से परिवारों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लोगों को समय पर खाना भी नहीं मिल पा रहा। इसीलिए हमें परिवार को लिमिटेड रखना चाहिए। इस तरह से आप इसको लिख देंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। बस हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फिर हम अपनी लैंग्वेज में इसको जनरल भाषा के अकॉर्डिंग, जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हैं। फिर आता है इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो विधियां यही है, तीनों हेडिंग डाल देंगे आप और इसको लिख देंगे। बताओ क्या भारी है इस पे? ये जनरल लाइफ में हमारे होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे इसी से। अब देखो आगे दे रखा है चिकित्सीय सहगर्भता समापन। देखो यहाँ पे सहगर्भता का गर्भ ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मीन्स क्या बना? इसका मीन्स बना चिकित्सा से गर्भ को समापन मीन्स होता है समाप्त करना। क्या? समाप्त करना, समाप्त करना। अब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये हो गया चिकित्सा से गर्भ को समाप्त करना, मीन्स निकल गया। अब देखो इसी लाइन का यूज करके हम कैसे आंसर को निकालेंगे। हम निकालेंगे कि भाई चिकित्सा का यूज करके गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है, इसे चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहते हैं। चिकित्सीय सहगर्भता समापन कानूनी अपराध है, क्योंकि इसका यूज करके भ्रूण हत्या की जाती है। जिन माताओं के गर्भ में लड़कियां होती हैं उनको चिकित्सा से समाप्त कर दिया जाता है। ये देखो नॉर्मल बात सबको पता होती है कि भाई अगर गर्भ में लड़की होती है और नॉर्मली सबको लड़कों की ज्यादा चाहत होती है तो वो क्या करते हैं? गर्भ को समाप्त कर देते हैं। तो मैंने बोला जनरल लाइफ का यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हम लिख देंगे ये कानूनी अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके करने से लगातार लड़कियों की संख्या में कमी होती जाएगी। इस तरह से आप इसको आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आंसर निकालने की टेक्निक है ये, बहुत ही शानदार। फिर अगला क्वेश्चन आता है सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। वाद्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी के बच्चे नहीं होते तो आजकल नई तकनीकी चली है, उस तकनीकी की सहायता से बच्चे कर दिए जाते हैं। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा जो गाय भैंस होती है उनमें सीमन लगा दिया जाता है तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मानव में भी किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मली आपको पता है। देखो कैसे, अब इसका अर्थ निकालेंगे। सहायक जनन तकनीकी, देखो ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है, सहायक जनन तकनीकी कहलाती है। हम लिख देंगे भाई ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है, सहायक जनन तकनीकी कहलाती है। फिर आगे लिख देंगे हम जिन स्त्रियों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो हम सहायक जनन तकनीकी की सहायता से उनके बच्चे पैदा कराते हैं। ये बहुत ही अच्छी तकनीकी है, इस तकनीकी की हेल्प से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे, आंसर हम इससे ही निकालेंगे। आगे आता है इसकी विधियां। तो देखो अंडाणु को गर्भाशय में डालकर, देखो क्या होता है कुछ स्त्रियों में अंडाणु नहीं बनता। देखो बच्चे पैदा जो होते हैं वो अंडाणु शुक्राणु से होते हैं। स्त्रियों में अंडाणु बनता है, पुरुषों में शुक्राणु बनता है। तो अंडाणु शुक्राणु से बच्चे पैदा होते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बन पा रहे तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से उसमें अंडाणु डाल देंगे और बच्चा हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी पुरुष में वीर्य सही से नहीं बन पा रहा, उसमें शुक्राणु नहीं बन पा रहे तो क्या करेंगे हम?
बाहर से बीरे को लेंगे और स्त्री की योनि में डाल देंगे, बच्चा हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, किसको नहीं पता, नॉर्मल पता है। तो हम पहला लिख देंगे अंडाणु को गर्भाशय में डालकर, हेडिंग डाल दी। हम लिख देंगे भाई इस तकनीकी में हम अंडाणु को गर्भाशय में डाल देते हैं। अंडाणु को डालने से उस स्त्री में बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियां जिसमें अंडाणु नहीं बनता है तो हम बाहर से उसके अंदर गर्भाशय में अंडाणु डाल देते हैं। इस तकनीकी की हेल्प से हम बच्चे पैदा करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको लाइन को लिख देना, ऐसी सी बात है। दूसरा आता है हमारा, दूसरा लिख देंगे हेडिंग डालकर वीर्य सेचन। अगर वीर्य सेचन आपको समझ नहीं आता तो सीधी सी बात है, ये बात तो समझ में आती है, स्त्री योनि में वीर्य डालकर, सिंपल सी बात है। तो ऐसे तो आप लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है। तो हम लिख देंगे कि भाई ऐसे पुरुष जिनमें वीर्य सही से नहीं बनता है या उनके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है तो हम बाहर से वीर्य लेकर स्त्री की योनि में डाल देते हैं। वीर्य को स्त्री की योनि में डालने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये तकनीकी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इससे हम आसानी से बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे लिखना है बना बना के, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आपको यहाँ पे इससे अर्थ निकाल के और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बताओ मुझे क्या भारी है, कुछ भी भारी नहीं है। यहाँ पे मैं आंसर बताऊंगा आपको निकालना कैसे, फिर जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग आप उसको लिख देंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। आगे हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की। देखो एक चैप्टर कर लिया हमने, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट ने बहुत टॉप पे मार्क लिए, याद भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूँ फिर बना बना के आप लिख सकते हैं इसको, सीधी सी बात है। किताबों की बातें बता रही हूँ मैं, तो जनरल लाइफ की बातें बता रही हूँ जो आपको पता है। अब आता है पहला संक्रामक, सा से आता है संक्रामक, सा से आता है साथ, ठीक है, और असंक्रामक इसका उल्टा होता है। तो हमसे उसने पूछा भाई संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। उसने ये पूछा है, अब निकालते हैं। देखो सा से क्या आता है संक्रामक और सा से आता है साथ। तो हम संक्रामक हेडिंग डाल के लिखेंगे भाई कि ऐसे रोग जो साथ वाले को हो जाते हैं, साथ वाले का मतलब एक से दूसरे में फैल जाते हैं, तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। देखो साथ से संक्रामक और साथ से साथ, जैसे एक इंसान को रोग है उसके साथ अगर दूसरा कोई खड़ा है तो उसे भी हो जाएगा, इसका मतलब एक से दूसरे को फैल जाएगा। तो हम लिख देंगे सिंपल में ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। फिर असंक्रामक हेडिंग डाल देंगे आप, तो ये इसका उल्टा होता है। तो आप लिख देंगे कि भाई ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। फिर इसके दो दो उदाहरण, जैसे देखो संक्रामक फ्लू मैंने यहाँ पे ऐसे लिए हैं जो सबको पता है, जुकाम का सबको पता है और फ्लू का सबको पता है, ये होते हैं संक्रामक। और असंक्रामक जो होते हैं जैसे कैंसर सबको पता है, ये होता है असंक्रामक। और मधुमेह नहीं पता तो शुगर तो सबको पता है, ब्लड शुगर जो होता है ये, तो ये इसके उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है जैसे कैंसर, कैंसर के कारण बताओ किससे होता है, इसके लक्षण बताओ और रोकथाम बताओ। जैसे टाइफाइड पूछ लिया कि भाई टाइफाइड के कारण बताओ, इसके लक्षण बताओ, इसके रोकथाम बताओ। तो आप किसी को भी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कारक है, कारक आपको याद नहीं तो किसी का भी कोई भी रोग दिया है, एक तो पूछता है वो कारक है, कारक पूछता है, एक पूछता है लक्षण और एक पूछता है रोकथाम, तीन पूछता है। तो देखो आप बिना पढ़े भी अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस रोग होता है तो रोगाणु से होता है, किससे होता है, रोगाणु से। तो कारक में क्या लिखेंगे, यह रोग रोगाणुओं से हो जाता है। रोगाणु जो है इस रोग का प्रमुख कारण है। रोगाणुओं के आने से ये रोग उत्पन्न होता है जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो इस तरह से बस रोगाणु याद रखेंगे और लिख देंगे। रोग का सबको पता है कि रोग से नुकसान होता है, इससे हेल्थ बेकार हो जाती है, इस तरह से। फिर लिखेंगे लक्षण, लक्षण सबको पता है, सीधी बात है, रोगों से क्या होता है, शरीर बेकार हो जाता है। तो हम लिख देंगे कि भाई इस रोग के होने से हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा शरीर डिक्रीज हो जाता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां सही से काम नहीं करती है, हमारा शरीर सही से काम नहीं करता है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। कोई भी रोग पूछा है आपसे, नो टेंशन। रोकथाम, फिर रोकथाम में लिख देंगे भाई
इन रोगाणुओं से हमें बचना चाहिए, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जहां पे ये रोगाणु हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो सिंपल में आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी को भी पूछा है A to Z, किसी को भी पूछा है आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, क्योंकि ये बातें सबको पता होती है कि भाई रोगाणु से होता है, ये बातें सबको पता होती है। लक्षण कि शरीर में वीकनेस आती है, शरीर का बॉडी का सिस्टम काम करना कम कर देता है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है शरीर में, तो ये बातें सबको पता है। तो किसी का भी आए आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आता आगे, व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। व्यसन का मतलब होता है नशे की आदत पड़ना, इसका मतलब होता है नशे की आदत। तो आप देखो कैसे लिख देंगे। अब नशे की आदत का किसको नहीं पता है कि नशे की आदत बहुत डेंजर होती है, तो हम लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यसन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि भाई व्यसन नशे की आदत है, बहुत ही हानिकारक होती है, तो हम लिखेंगे व्यसन मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। व्यसन से मानव का जीवन समाप्त हो जाता है, मानव के जीवन पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इसीलिए हमें व्यसन से बचना चाहिए, क्योंकि व्यसन हमारी जिंदगी को खत्म कर देता है, धीरे धीरे हमारे शरीर को खराब कर देता है। इस तरह से लिख देना, सी बात है, क्योंकि सबको पता है भाई नशे की आदत जो होती है खराब होती है और क्या क्या कर सकती है हमारे शरीर को, सबको पता होता है। इसलिए बोल रहे हो जनरल लाइफ से आप सबके आंसर निकाल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम और दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है भाई, उसने पूछा कुछ पदार्थ बताने, जैसे शराब। देखो शराब का सबको पता होता है और ये भी सबको पता है कि शराब से लीवर खराब होता है, तो हम हेडिंग डालेंगे शराब। हम लिख देंगे शराब शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, शराब से हमारा लीवर खराब होता है, लीवर खराब होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम होने से हमारे शरीर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानियां होने लगती है। तो ऐसे लिख देना, सिंपल सी बात है। फिर आता है ड्रग्स। देखो ड्रग्स को भी सब जानते हैं, मैंने बोला यहाँ पे आप अपनी जनरल लाइफ का यूज करके वायो के आंसर निकाल दोगे, सी बात है। और यहाँ पे मैं आंसर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वर्ड का मीन्स मैं बता रहा हूँ, बात खत्म। फिर उसके बाद देखो ड्रग्स को सब जानते हैं, ड्रग्स ड्रग्स जो होता है, और ड्रग्स का ये भी सबको पता है जब ड्रग्स लेते हैं तो भाई दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो हम ड्रग्स हेडिंग डालेंगे, लेकिन क्या ड्रग्स मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है, ड्रग्स लेने से हमारा जीवन खराब हो जाता है, ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों का मस्तिष्क मींस माइंड काम करना बंद कर देता है, इसको लंबे टाइम तक लेने से हमारा शरीर बेकार हो जाता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता बेकार हो जाती है, इसीलिए हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये नॉर्मल बात है, किसको नहीं पता, सबको पता होती है, तो ऐसे लिखना है। अर्थ बताना, अर्थ निकालना, क्वेश्चन का आंसर देना मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो बातें हैं आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो सीधी सी बात है ऐसे भी लिखा जाता है और 100% सही है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं अनट्रेंड मास्टर हूँ, IIT नीट बोर्ड अच्छे से समझा है, मुझे पता है कि एक ही क्वेश्चन के 50 तरह से नहीं 100 तरह से भी आंसर दिए जा सकते हैं, तो आंसर ऐसे भी दिए जा सकते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिर आता है प्रतिरक्षा तंत्र। देखो प्रतिरक्षा में आ गया रक्षा, रक्षा तो आप जानते हैं भाई, रक्षा करना किसी भी चीज से, तंत्र का मीन्स हमारे अंदर कोई सिस्टम है, हमारे अंदर कोई सिस्टम है जो हमारी रक्षा करता है, तो इसका मीन्स प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब हुआ हमारे अंदर रक्षा करने वाला तंत्र। तो देखो होता क्या है, हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे हमने कुछ खाया, उसमें कोई रोगाणु चला गया, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, वो उसको मार देगा, ये होता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो हम सिंपल में लिख देंगे यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र हेडिंग डाल के, हम लिख देंगे कि भाई हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करता है। देखो रक्षा साफ साफ दिख रहा है, रक्षा करता है, तो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। अगर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र नहीं होगा तो रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा नहीं हो पाएगी, अगर रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा नहीं हो पाएगी तो हमारे शरीर में
नई नई तरह की बीमारियां होंगी और उन बीमारियों से हमारा शरीर खराब हो जाएगा। हम अपने काम को सही से नहीं कर पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर होना चाहिए। इसीलिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र नहीं होगा तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमें रोग बीमारियां हो जाएंगी, हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। इस तरह से नॉर्मल में आपको लिख देना है, बात खत्म। तो इसमें कौन सा भारी है, बस हमें वर्ड का मतलब पता चल जाए, क्या मतलब है इसका वो मैं बता रही हूँ। फिर आता है भाई टीकाकरण। देखो टीकाकरण सब जानते हैं, टीकाकरण टीका जो लगवाते हैं, तो इसमें तो हम सिंपल टीकाकरण हेडिंग डाल के लिख देंगे कि भाई टीकाकरण हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि टीकाकरण हमारी ऐसी तकनीकी है, इसको कराने से हम जिस रोग बीमारी का टीकाकरण कराते हैं वो हमें रोग बीमारी नहीं होती है। इसीलिए सभी को टीकाकरण कराना चाहिए। देखो टीकाकरण के बारे में सबको पता है कि भाई रोग बीमारियों को टीके लगते हैं, जब टीके लग जाते हैं रोग बीमारियों के तो वो बीमारियां नहीं होती है। उसी बात को जनरल लाइफ वाली लिख देना यहाँ पे। सिंपल में क्या है, यहाँ पे सिंपल है तो ऐसे लिखते हैं इसको। पता है आपको, इन सब के आंसर पता है टोटल, क्योंकि जनरल लाइफ से जुड़े हुए हैं, तभी तो समझा रही हूँ मैं आपको ऐसे ऐसे लिखना है, लिखना तो लिखना है, ऐसी ऐसी बात है तो ऐसे लिख देंगे हम। फिर आता है सहज प्रतिरक्षा। देखो रक्षा का मतलब तो हमें पता है, हमारे शरीर की रक्षा होती है इससे। सहज का मतलब सबको पता है, सहज आसानी से, आसानी से। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें आसानी से मिल जाए, सहज का मतलब आसानी से, प्रतिरक्षा का मतलब प्रतिरक्षा, तो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें आसानी से मिल जाए उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखो क्या होगा, कोई भी चीज हमें सबसे आसानी से कब मिलती है, हम पैदा हुए और हमारे पैदा होने के साथ जो चीज हमारे अंदर आई है, हमारे साथ आई है, वो हमें आसानी से मिल गई, ना हमें कोई काम करना पड़ा उसके लिए, ना हमें खरीदनी पड़ी, ना हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो तो सबसे आसानी से हमें मिल गई। सीधी सी बात है। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में जन्म से होती है सहज प्रतिरक्षा कहलाते हैं। भाई उसके लिए करना क्या पड़ा, वो तो जन्म से आसानी से मिल गई, हमें सहज में मिल गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भाई क्या, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे अंदर जन्म से होती है सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। अब बोला है सहज प्रतिरक्षा के प्रकार बताने, देखो सिंपल, त्वचा। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करना, प्रतिरक्षा कहलाता है, सिंपल सी बात है। अब देखो हमारे शरीर की रक्षा कैसे कैसे हो सकती है, त्वचा। देखो त्वचा है, मान लो हमारी स्किन है, त्वचा है, अगर त्वचा नहीं होती तो हमारे अंदर क्या होती, ये धूल कण जो भी है अंदर चले जाते हैं हमारे, और क्या होता, रोग बीमारी हमें हो जाती, सी सी बात है। तो पहले आइडिया डालेंगे त्वचा, तो हम लिख देंगे त्वचा हमारे शरीर की महत्वपूर्ण सहज प्रतिरक्षा है, ये हमारे शरीर को बाहर से आने वाले रोगाणुओं से बचाती है। त्वचा की वजह से हमारे शरीर के अंदर धूल के कण, बाहर प्रदूषण नहीं जाता है, जिससे हमारा शरीर बीमार नहीं होता है, ऐसे लिख देना। फिर आता है आंखों के आंसू, ऐसे इसमें लिख देना हेडिंग डाल के, आंखों के आंसू, तो लिख देना हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं वह भी हमारी प्रतिरक्षा करते हैं। आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, हमारी आंखों के जो आंसू होते हैं वो भी हमें रोग बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो रोगाणुओं को मार देते हैं, रोगाणुओं के मरने से हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं। इस तरह से सिंपल में यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से हेडिंग डाल देनी है आपको मुंह में लार, इसमें भी लिख देना है कि मुंह में लार भी हमारी सहज प्रतिरक्षा है, ये हमारे शरीर को रोग बीमारियों से बचाती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उन्हें लार खत्म कर देती है। इस तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। ऐसे आपको हेडिंगें बना बना के लिखनी है। 2 चैप्टर समाप्त, 2 चैप्टर समाप्त। आगे हम बात करें यहाँ पे, भाई अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो पहला क्वेश्चन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। यहाँ पे क्या इसका मतलब समझ लो, मानव का मीन्स सबको पता है, कल्याण का मीन्स होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मीन्स ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, और सूक्ष्म का मीन्स होता है छोटे छोटे जीव, छोटे जीव। अरे छोटे जीव बड़े जीव तो सबको पता है ना, हम क्या है बड़े जीव है, और बहुत छोटे छोटे जीव भी होते हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, इस लाइन का मतलब ये निकल रहा है कि जो छोटे जीव हैं वो मानव का कल्याण कर रहे हैं, मीन्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे भाई मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हेडिंग डालिए, फिर लिख देंगे मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
सूक्ष्म जीव मानव का कल्याण करते हैं। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो मानव का कल्याण नहीं हो पाता। ऐसे बना के लिख देना आपको, सीधी बात है। सब कुछ यहाँ लिखा है, सब कुछ यहाँ लिखा है, किसी कॉपी की, नोट्स की, किसी की भी तो जरूरत नहीं है, सब कुछ तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, समझा मैं रही हूँ, नो टेंशन। तो हम लिख देंगे, फिर आता है हम लिख देंगे कि मानव का कल्याण सूक्ष्म जीव निम्न प्रकार से करते हैं। ऐसे हेडिंग डाल दी कि निम्न प्रकार से मानव का कल्याण सूक्ष्म जीव करते हैं। पहले तो जो मैंने बोला यहाँ पे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हेडिंग डाली, और जैसे मैंने अभी बताया वैसे लिख दिया। फिर एक हेडिंग डाली यहाँ पे, मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव निम्न भूमिका निभाते हैं। पहली हेडिंग डाली ब्रेड बनाना, ब्रेड बनाना, ब्रेड को सब जानते हैं, बनाने को सब जानते हैं। हम लिख देंगे भाई कि सूक्ष्म जीव की सहायता से हम ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड मानव के लिए जरूरी, आगे तो बना के लिखना है, सी बात है। ब्रेड बनाते हैं और ब्रेड का यूज हम अपने जीवन में करते हैं। ब्रेड को हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फिर आगे बना के लिख देना, सी बात है, बात खत्म। आगे लिख देना है इडली बनाना, इसी तरह से लिख देना है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम इडली बनाते हैं। इडली का यूज हम अपने जीवन में करते हैं, इसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। बस ऐसे लिखना आगे बना के। फिर आता है डोसा, डोसे को भी इस तरह से लिखना है। फिर आता है हमारा शराब, तो शराब को भी ऐसे लिख देना है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हम शराब बनाते हैं। आगे आपको लिख देना है शराब जो होती है मानव के लिए बहुत हानिकारक होती है, शराब का यूज हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इस तरह से आपको लिखना है, बात खत्म। अब आता है देखो जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव। देखो जैव का मीन्स जीव, उर्वरक का मीन्स उर्वरक, जो खेतों में हम डालते हैं उर्वरक, तो उसकी बात यहाँ पे चल रही है। सूक्ष्म जीव का मीन्स सूक्ष्म जीव, इसका मीन्स ये हुआ कि भाई सूक्ष्म जीवों से हम उर्वरक बनाते हैं। उर्वरक मीन्स छोटे छोटे जीवों से हम क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं जैव उर्वरक। देखो जैव का मीन्स जीव और उर्वरक का मीन्स उर्वरक, तो ऐसा खाद जो जीवों से बना है, किससे बना है, जो जीवों से बना है। और कौन से जीवों से बना है लिख भी रखा है यहाँ पे, तुम्हें याद थोड़ी करना है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों से बना है, तो ऐसे उर्वरक को जैव उर्वरक कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, क्या हेडिंग डालेंगे, जैव उर्वरक। आप लिख देंगे ऐसे उर्वरक जो सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। ये हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। इन उर्वरक के यूज से हम अपने फसलों की पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब पैदावार ज्यादा होगी तो इससे किसानों को बेनिफिट होगा। ऐसे बना के आपको लिख देना, सी बात है। आपको पता है कि अपने फसलों में केमिकल भी डालते हैं, केमिकल वाले खाद जो डालते हैं, यूरिया है, डीएपी है, तो ये केमिकल वाले खाद है। जब हम जैव उर्वरक का यूज करते हैं, मीन्स जीवों वाले खाद का यूज करते हैं, तो हम इन केमिकल वाले खाद का यूज नहीं करते। और आपको नॉर्मली सबको पता है कि भाई हम जब खेतों में ज्यादा ये केमिकल वाले खाद डालते हैं, उससे हम जो फसलें पैदा करते हैं तो इसमें उसका असर आ जाता है, और जब हम खाते हैं उसे तो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे ऐड कर देना है। कैसे, हम लिख देंगे कि जैव उर्वरक का इस्तेमाल करने से हम केमिकल वाले खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल वाले खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे जो उत्पाद होते हैं उसमें केमिकल का असर नहीं होता है। उनको हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर केमिकल का असर नहीं होता है, जिससे हमें रोग बीमारियां भी नहीं होती है। इसीलिए हमें जैव उर्वरक को यूज करना चाहिए, केमिकल वाले खादों का यूज नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को भी बहुत शानदार बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बहुत शानदार बना सकते हैं। मैंने क्या नया बताया, ये तुम्हें पता है सब बातें, सिंपल सी बात है। बस मैं बता रहा हूं कि करना कैसे है, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें बताते नहीं है आपको, इसीलिए आप पूरे साल परेशान रहते हो, कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे लिखें। लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पता है। बस मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है और लिखना कैसे है। जैसे मैं बताऊंगा आपको पता चल गया, आप लिख दोगे, क्योंकि बातें तो आपको पता है। ये नहीं पता था, ऐसे भी लिख सकते हैं बस। देखो बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, देखो इस लाइन का मतलब बताता हूं मैं। बायोगैस होती है एक, गैस तो पता है सबको, वायु नहीं पता, गैस तो पता है, गैस होती है एक। चलो, उत्पादन का मीन्स होता है पैदा करना, क्या करना, पैदा करना। और सूक्ष्म जीव का मीन्स छोटी छोटी जीवों से। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सूक्ष्म जीवों से, छोटे वाले जीवों से हम गैस को पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन तो खुद आंसर बताता है कि इसका आंसर क्या है, साफ साफ बता दिया उसने कि छोटे वाले जीवों से भाई आप गैस पैदा कर रहे हो। तो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे भाई यहाँ पे
सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि बायोगैस का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इनकी सहायता से ही हम बायोगैस को बना पाते हैं। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हम बायोगैस को नहीं बना पाते, और बायोगैस को हम नहीं बना पाते तो कहीं ना कहीं मानव के जीवन में प्रॉब्लमें आती। इस तरह से मानव के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमों को सूक्ष्म जीवों ने बचाया है क्योंकि सूक्ष्म जीवों ने ही बायोगैस को बनाया है। सिंपल, हमें तो बस ये पता है, तो बाकी हम लिख देंगे अपनी जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग। लो गया ये भी क्वेश्चन। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। टेक्निक मैं बता रहा हूँ, अर्थ मैं बता रहा हूँ, लिखना कैसे है वो आपको बता रहा हूँ, ये बातें सब आपको पता है, आप लिख सकते हो। बात करते हैं, फिर आता है भाई वहित मल उपचार। देखो वहित का मीन्स होता है बहने वाला, बहने वाला। चलो, मल का मीन्स होता है गंदा पानी, गंदा पानी। और उपचार का मीन्स होता है इसको साफ करना। देखो उपचार का मीन्स वैसे तो अपने जिंदगी में ये देखते हैं कि भाई कोई बीमार हो गया तो उसकी दवाइयां करो, वो उपचार होता है। लेकिन यहाँ पे गंदे पानी को दवाइयां थोड़ी दिलाएंगे अपने। यहाँ पे उपचार का मीन्स होता है साफ करना। क्या करना? साफ करना। तो इस लाइन का मतलब ये निकला यहाँ पे कि भाई बहने वाले गंदे पानी को साफ करना है। बस आंसर निकल गया। आंसर तो यही बता रहे हमें, बहने वाले गंदे पानी को साफ करना है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े सिटी में क्या होता है, बहुत बहुत बड़े नाले होते हैं और उसमें गंदा पानी होता है, उसी को साफ करने की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई पहले हेडिंग डालेंगे वहित मल उपचार। डाली हेडिंग, फिर हम लिख देंगे वहित मल उपचार में जो गंदा पानी होता है हम उसको साफ करते हैं, इसी को हम वहित मल उपचार कहते हैं। वहित मल उपचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गंदा पानी अगर बाहर वातावरण में आएगा तो ये प्रदूषण फैलाएगा, उस प्रदूषण से मानव को रोग बीमारियां होती हैं, इसीलिए हम इस गंदे पानी को साफ करते हैं। बात खत्म। हेडिंग डाली, आप देखो ये लिख दिया इतना, बहितमल हेडिंग डाल के फिर आगे न्यू हेडिंग डाली कि बहितमल उपचार हम निम्न प्रकार से करते हैं। ऐसे भी नहीं डाला तो फिर डायरेक्ट लिख दिया हेडिंग डाल के प्रथम उपचार। प्रथम उपचार, प्रथम समझ नहीं आता, उपचार तो सबको पता है ना, उपचार होता है बीमारी से। प्रथम समझ नहीं आता तो पहला लिख दो, पहला उपचार। द्वितीय समझ में नहीं आता तो लिख दो दूसरा। पहला दूसरा सबको पता है, दूसरा उपचार। अब देखो होता है क्या, जो गंदा पानी होता है तुमने देखा है बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं उसमें, पॉलिथीन भी होती है, तो मीन्स वहां पे दो तरह की गंदगी होती है, एक तो बड़ी बड़ी गंदगी होती है और एक होती है छोटी छोटी गंदगी। छोटी छोटी गंदगी देखे होंगे जैसे गंदी नाली के कीड़े होते हैं ना, और भी गंदगी होती है छोटी छोटी, तो वो होती है। तो दो तरह की गंदगी हमने देखी है वहां पे, एक तो बड़ी बड़ी गंदगियां होती है और एक छोटी छोटी गंदगियां होती है। देखो अब क्या करेंगे, हम बड़ी बड़ी गंदगियों को कैसे निकाल सकते हैं, छान के निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी गंदगियों को छान के निकाल सकते हैं और छोटी छोटी गंदगियों को हम निकालते हैं कैसे, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे पहला उपचार। तो पहले उपचार में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे गंदे पानी में बड़ी बड़ी गंदगियां होती हैं, जिससे बड़े बड़े पत्थर, पॉलिथीन, ये बड़ी बड़ी गंदगियां पाई जाती हैं, इनको हम छानकर निकालते हैं। इस तरह से हम बड़ी गंदगियों को छानकर बाहर कर देते हैं और हमारे गंदे पानी में छोटी गंदगियां रह जाती हैं, इसको हम पहला उपचार कहते हैं। फिर आता है द्वितीय उपचार या दूसरा उपचार। हेडिंग डाल दी, फिर लिख दिया इसमें, यहाँ पे वहित मल में जो गंदगियां होती हैं उसको हम सूक्ष्म जीवों का, हम सूक्ष्म जीव तो पढ़ ही रहे हैं चैप्टर में, सूक्ष्म जीवों का यूज करके, अगर सूक्ष्म भी याद नहीं आ रही है तो जीव तो याद आ जाएगा ना, जीव तो सबको पता है, आप लिख देंगे सीधी सी बात है, जीवों का यूज करके हम उसको साफ करते हैं। इन जीवों के यूज से हम गंदे पानी को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। जब हम सूक्ष्म जीवों का यूज करके गंदे पानी को साफ कर लेते हैं तो ये पानी बाहर वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह से हमें गंदे पानी को साफ करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये मानव को बहुत सारी रोग बीमारियां कर देगा। ऐसे लिखना है, इसीलिए वहित मल को साफ करना आवश्यक है। ये टोटल की टोटल बात तुम्हें पता है, टोटल की टोटल बात तुम्हें पता है, सीधी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको याद कैसे आएगी, आंसर क्वेश्चन कैसे बताएगा, ऐसे बताएगा आंसर, बस बात खत्म। आगे देखो यहाँ पे
जैविक खेती, जैविक खेती सेम ऐसे लिख देना है, जैव उर्वरक की तरह, जैविक खेती। जैव का मीन्स जीव और भाई खेती का मीन्स खेती। इसका मतलब जो हमारे जैविक से, जीव से खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं। आप तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, जो मैंने यहाँ पे बताया ना आप उसको कॉपी कर देना, बात खत्म। देखो ये चैप्टर भी हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछता नहीं है। यहाँ पे अब आता है परितंत्र। परितंत्र, इसका पहला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला। खाद्य का मीन्स होता है खाने वाली, खाना। श्रृंखला का मीन्स होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। श्रृंखला नहीं जानते, लाइन तो जानते हो, लाइन, अरे लाइन तो जानते हो, जो लाइन लगाते हैं हम, लाइन में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो होता है, उसे कहते हैं हम श्रृंखला, मीन्स लाइन। तो यहाँ पे बात चल रही है भाई खाने की लाइन की, किसकी, खाने की लाइन की बात चल रही है। सिंपल सी बात है। देखो मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन हमें आंसर बताता है कि भाई आपको लिखना क्या है। उसने बता दिया भाई खाने की जो लाइन होती है उसको लिखना है आपको। खाने की लाइन कैसे, देखो यहाँ पे हमारी घास होती है, क्या होती है, घास होती है। घास को कौन खा जाता है, खरगोश। कौन खाता है, खरगोश। और खरगोश को मान लो फॉर एग्जाम्पल खरगोश को गीदड़ खा गया, गीदड़ खा गया, और गीदड़ को कौन खा गया, शेर खा गया। तो देखो है ना खाने की लाइन, खाने की लाइन हो गई। इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, खाने की लाइन, खाने की लाइन होती है, सीधी बात है। शाकाहारी मांसाहारी को सब जानते हैं। शाकाहारी जो क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सीधी बात है। अब हम बताएंगे देखो इसका आंसर, खाद्य श्रृंखला। हम लिखेंगे हमारी पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। इसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जैसे घास को खरगोश खाता है, खरगोश को गीदड़ खाता है, गीदड़ को शेर खाता है। सभी जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे को खाते हैं। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी जीव घास को खाता है और उस शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला का होना बहुत आवश्यक है। अगर खाद्य श्रृंखला नहीं होगी तो जीव अपने भोजन की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर भोजन की प्राप्ति नहीं कर सकते तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको पता है खाना खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। इस तरह से उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, और ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो वो अपने किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल में ऐसे आपको आगे लिख देना भाई, नो टेंशन। आगे हम बात करें भाई, इसने बोला एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। देखो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब मान लो हमारा पर्यावरण, सिंपल बिल्कुल मान लो आप, तो पर्यावरण, पर्यावरण का मीन्स हमारे चारों तरफ जो भी है, चारों तरफ जो भी है पारिस्थितिकी तंत्र है, बात खत्म। बात आती है भाई यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह की। ऊर्जा का मीन्स तो सब जानते हो ऊर्जा होती है, प्रवाह का मीन्स होता है बहना, बहना। ऊर्जा बह रही है, देखो कैसे बहेगी, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में है। देखो कैसे यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह, उसने क्वेश्चन ने बता दिया भाई यहाँ पे बात चल रही है ऊर्जा के बहने की। तो ऊर्जा के बहने को बताओ कैसे ऊर्जा बहती है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब बिल्कुल सिंपल समझ लो, पृथ्वी, पृथ्वी पर ऊर्जा कैसे बह रही है, बात खत्म। देखो यहाँ पे ऊर्जा का बहना, यहाँ पे घास है, घास है, सीधी सी बात है। तो ये घास है, फिर ये हमारा खरगोश है। अब यहाँ पे जो घास के अंदर ऊर्जा थी खरगोश ने से खा लिया, तो ये ऊर्जा कहाँ पे पहुंची, खरगोश में पहुंच गई। फिर उसके बाद इस खरगोश को गीदड़ ने खा लिया, तो ये ऊर्जा कहाँ पे पहुंच गई, गीदड़ में पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। उसके बाद गीदड़ को शेर ने खा लिया, तो ये ऊर्जा कहाँ पे पहुंच गई, शेर में। इसी को बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह। हम लिखते हैं कैसे, देखो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, हेडिंग डाली। अब लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में और दूसरे जीव से तीसरे जीव में जाती है, इसी को हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। फिर आगे आपको बना बना के देखो कैसे लिखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का होना बहुत आवश्यक है।
अगर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो जीवों को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। जीवों को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो जीव लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होना चाहिए। सिंपल में ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे शाकाहारी घास को खाते हैं तो घास से ऊर्जा शाकाहारी में पहुंचती है, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं तो शाकाहारी से ऊर्जा मांसाहारी में पहुंचती है। इस तरह से आप लिखते जाएंगे, नो टेंशन, बात खत्म। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, मैंने बोला पारिस्थितिकी तंत्र सिंपल में आप तो छोड़ो, पृथ्वी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पृथ्वी की बात चल रही है कि पृथ्वी पर घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, देखो कैसे। अब देखो सबको पता है कि पृथ्वी पर सजीव भी होते हैं और पृथ्वी पर निर्जीव भी होते हैं। देखो कैसे अब लिख देंगे हम, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, हेडिंग डाली और लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, सजीव एवं निर्जीव। इन दोनों घटकों का पारिस्थितिकी तंत्र में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये घटक नहीं होंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन पाएगा। दोनों घटकों में से अगर एक घटक भी पारिस्थितिकी का समाप्त कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। इस तरह से बना के लिख देंगे, बात खत्म। फिर हेडिंग डाल देंगे सजीव घटक, सजीव घटक हेडिंग डाली, आप लिखेंगे ये पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटक हैं, इनमें सभी सजीवों को रखा जाता है। जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं वो मिलकर सजीव घटक बनाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव घटकों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सजीव घटक नहीं होंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र पूरा नहीं हो पाएगा। आगे तो आपको बना बना के लिख देना, सी बात है, बात खत्म। तो ऐसे लिखते हैं टेक्निकली। फिर आता है निर्जीव घटक, निर्जीव घटक हेडिंग डाल दी हमने। फिर आप लिख देंगे भाई पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक भी पाए जाते हैं। जैसे सबको पता है, देखो जल है निर्जीव है, मृदा है मिट्टी है निर्जीव है, सूर्य का प्रकाश निर्जीव है, ये सब निर्जीव है। तो हम लिख देंगे कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक भी पाए जाते हैं, जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा आदि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं। जल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र चल नहीं पाएगा। ये सिंपल में आपको पता है, देखो जल आवश्यक है, जल होगा नहीं तो पारिस्थितिकी तंत्र चलेगा ही नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र चल ही नहीं पाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको सबको पता है, ऐसी बात है। फिर लिख देना ऐसी कि जल नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल पाएगा। जल का होना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे लिख देना है, ऐसे ही सूर्य के प्रकाश को लिख देना है आपको, ऐसे ही मृदा को लिख देना है। तो ऐसे हम सभी के आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब आता है देखो पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है जल, जल सबको पता है, जल सबको पता है, और स्थल, स्थल सबको पता है। स्थल का मीन्स जो मिट्टी वाला एरिया है अपना, वो स्थल है। स्थल मीन्स स्थान, स्थान, और जल का सबको पता है। तो जल पे लगा दो जलीय और स्थल पे लगा दो स्थलीय। स्थल तो सबको पता है, स्थल जो होता है जितना भी अपना मिट्टी वाला पार्ट है वो सब स्थल है। तो हम लिख देंगे भाई पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जलीय और स्थलीय। जलीय और स्थलीय आगे तो आप बना के लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आप डाल देंगे हेडिंग जलीय। फिर इसमें लिख देंगे कि ये पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पृथ्वी का जितना भी जल होता है सब मिलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। जलीय जीव इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। ऐसे बना बना के लिख देना, ऐसी बात है। फिर आता है स्थलीय, स्थलीय में भी ऐसे लिख देना कि पृथ्वी का जितना भी स्थल होता है वह सभी मिलकर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव और प्रजातियां रहती हैं। अगर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होगा तो मानव और प्रजातियां कैसे रह पाएंगी। इसीलिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का होना भी बहुत आवश्यक है। नॉर्मली बातें हैं और आप इनको लिख सकते हैं। बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल में यहाँ पे पिरामिड वाला है, पिरामिड वाला थोड़ा हार्ड पड़ता है, मैं बता देता हूँ। फिर भी देखो पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए, जय भार और जय मात्रा और संख्या पिरामिडों के। आप देखो यहाँ पे लिख रखा है जय मात्रा, जय भार और संख्या। आप लिख देंगे भाई यहाँ पे, इसी से आंसर निकाल देंगे।
क्या जीवों को जैव मात्रा, जैव भार और संख्या के आधार पर रखने पर जो पिरामिड मिलता है उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, सीधी सी बात है। अब आप यहाँ पे लिख देंगे, पहला डाल देंगे भाई जैव भार या जैव मात्रा। आप इसमें लिख देंगे कि जीवों को जब हम उनके भार के अनुसार रखते हैं तो हमें एक पिरामिड मिलता है जिसे जैव भार पिरामिड कहते हैं। इस तरह से हम जैव भार पिरामिड जीवों के भार के अनुसार बना सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिरामिड है जो जीवों के भार के अनुसार बनाया जाता है। जैव भार पिरामिड का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये बताता है कि जीवों का भार कितना है। बना बनाया कैसे लिख देना है, फिर आगे संख्या पिरामिड में वैसे लिख देना है कि ये पिरामिड जो होता है जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि जीवों की संख्या कितनी है, कौन से जीव ज्यादा है, कौन से जीव कम है, किन जीवों की संख्या कितनी है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आगे आता है हमारा भाई जैव विविधता एवं संरक्षण। पहला क्वेश्चन, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मीन्स निकालते हैं, क्वेश्चन आंसर बताएगा। जैव का मीन्स जीव और विविधता का मीन्स क्या होता है, विविधता का मतलब होता है बहुत से प्रकार के, बहुत से प्रकार के। तो इसका मीन्स हो गया जीव बहुत से प्रकार के या बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के, प्रकार के। अब ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है, जीव बहुत प्रकार के। अब एक बात बताओ, अपनी पृथ्वी है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? जैसे मानव है, पेड़ पौधे हैं, शेर है, चीता है, लोमड़ी है, बिल्ली है, हाथी है, शेर है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये बोला ना मैंने कि आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर पता है ऑलरेडी, बस मैं तो बता रहा हूं कि आपको लिखना है ऐसे। अब जैव का मीन्स क्या हो गया, जैव का मीन्स जीव और विविधता का मीन्स बहुत से प्रकार के। तो इसका मीन्स हुआ कि हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हमें पता भी है, सी बात है, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम डालेंगे भाई जैव विविधता हेडिंग, डाली जैव विविधता हेडिंग डाल के लिख देंगे हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसको हम जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता का होना हमारे पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है क्योंकि जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी इतने प्रकार के जीव हमारी पृथ्वी पर ज्यादा पाए जाएंगे और इतना ही हमारा पृथ्वी का सिस्टम अच्छा रहेगा। ऐसे बना बना के लिख देना आपको आगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं, अर्थ निकालेंगे हम क्वेश्चन से। अब आता है संरक्षण। रक्षण मीन्स रक्षा करना, भाई रक्षा करना। संरक्षण मीन्स देखो यहाँ पे ले लो रक्षा। अब रक्षा कर रहे हैं हम, और किसकी रक्षा कर रहे हैं? जीवों की रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? जीवों की रक्षा कर रहे हैं। अब हम जीवों की रक्षा 2 प्रकार से करते हैं। एक तो होता है स्वयं का मतलब स्वयं, स्थानीय का मतलब स्थान पे, संरक्षण के मीन्स रक्षा करना। तो एक तो हम उसके स्वयं के स्थान पे रक्षा कर देते हैं और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य का मीन्स बाहर, स्थानीय का मीन्स स्थान पर, संरक्षण का मीन्स सुरक्षा करना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और यहीं पे मुझे सुरक्षा दी जाए तो ये होगी स्व स्थानीय संरक्षण। मीन्स स्वयं मतलब स्वयं के स्थान पर मुझे संरक्षण दिया जा रहा है। एक आता बाह्य, मुझे यहाँ से ले जाके बाहर सुरक्षा दी जाए तो वो होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो पहला जैव विविधता हमने बता दी, फिर आगे लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे संरक्षण की 2 विधियां होती है जो निम्न है। पहले डाल देंगे आप स्व स्थानीय संरक्षण। हम इसमें लिखेंगे भाई हेडिंग डालकर स्व स्थानीय संरक्षण में जीवों को उन्हीं के स्थान पर सुरक्षा देना स्व स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जीवों की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। अगर जीवों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो जीव खत्म हो जाएंगे, जीव मारे जाएंगे और पृथ्वी से जीव समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें जीवों का स्व स्थानीय संरक्षण करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर जितने जीव ज्यादा होंगे इतना ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। ऐसे आप बना बना के लिख देंगे, सिंपल सी बात है, सबको पता है, सी बात है, जीव नहीं मारे जाने चाहिए, जीवों को हमें सुरक्षा देनी चाहिए। जितने ज्यादा जीव होंगे इतना पृथ्वी पर अच्छा है, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, सी बात है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे लिख देंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण में भी बस क्या कर देंगे, हम लिख देंगे भाई जब हम जीव को उसके स्थान से ले जाकर कहीं बाहर सुरक्षा देते हैं इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जीवों का बाह्य स्थानीय संरक्षण बहुत जरूरी है। वही फिर अपनी लैंग्वेज में आ जाओ,
जीवों का बाह्य स्थानीय संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हम जीवों को संरक्षण नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, तो जीव हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, जीवों की जान जा सकती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है जीवों को बचाना, जीवों को संरक्षण देना। हम जीवों को बाह्य स्थानीय संरक्षण देते हैं, जिससे हम उनको बचाते हैं, और इस तरह से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव बने रहते हैं। अगर हम बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं देंगे तो जीव खत्म हो जाएंगे, और जीव खत्म होने से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। फिर तो अपनी वाली एक्शन में आ जाओ और भाई एक्शन के साथ लिखते चले जाओ, बात खत्म। फिर देखो यहाँ पे आंसर निकालना भाई। रेड का मीन्स खतरा होता है, खतरा क्या होता है? खतरा। डाटा मीन्स सब जानते हैं, डाटा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं। बुक का मीन्स नहीं पता आपको? कौन ऐसा है बुक का मीन्स नहीं पता? इसका मतलब रेड का मीन्स खतरा और बुक का मीन्स बुक। इसका मतलब इस बुक में कुछ खतरे वाली चीज रखी हुई है, लिखी हुई है, बुक में लिखा होता है सी बात है। तो ये बुक ऐसी है जिसमें कोई खतरे की चीज लिखी हुई है। अब हम देखो रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है। कुछ जातियां हमारी पृथ्वी पर खतरे में है, जैसे देखो डायनासोर खत्म हो गए, खत्म हो गए ना? क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो खतरे में आ गए और वो खत्म हो गए। तो इसी तरह से हमारी जो रेड डाटा बुक होती है, इसमें खतरे में जो जातियां हैं पृथ्वी पर वो रखी जाती हैं। रखी जाती हैं कौन सी जातियां? जो खतरे में है। आंसर निकल गया क्या? कि भाई रेड डाटा बुक ऐसी डाटा बुक है जिसमें हम उन जातियों को रखते हैं जो खतरे में होती है। सिंपल, इससे पता चल रहा है। इसकी उपयोगिता बताइए। अब देखो आ जाओ अपने वाले स्टाइल पे। अब एक बात बताओ कि भाई ये बुक है और इसमें हमें पता चला कि भाई ये जातियां खतरे में हैं, तो क्या करोगे तुम उन्हें बचाओगे ना? बचाओगे, सिंपल सी बात है। फिर आगे लिखेंगे इसकी उपयोगिता। हम क्या लिखेंगे कि रेड डाटा बुक से हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर कौन कौन सी जातियां खतरे में हैं। जब हमें पता चलता है कि भाई पृथ्वी में कौन कौन सी जातियां खतरे में है, तो हम उन्हें संरक्षण देते हैं। कौन सा? बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। इन संरक्षण की सहायता से हम उन खतरे वाली जातियों को बचाते हैं, जिससे वो हमारी पृथ्वी पर बनी रहे और खत्म ना हो। जातियां अगर खत्म हो गई तो हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे ऐसे से बना बना के लिख देंगे। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बचाएं। तो रेड डाटा बुक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये बताती है कि कौन सी जाति खतरे में है, कौन सी जाति खतरे में नहीं है। जब हमें पता चलता है कि कौन सी जाति खतरे में है तो हम उनको सुरक्षा देते हैं। फिर आगे ऐसे लिखते जाओगे, नो टेंशन। क्वेश्चन छुपा है इसमें। देखो संकट मीन्स संकट, ग्रस्त मीन्स घिरी हुई। तो आपको पता है ग्रस्त, संकट ग्रस्त प्रजातियां। आंसर निकल गया इसी से। संकट में जो जातियां प्रजातियां घिरी हैं, मतलब संकट से जो जातियां प्रजातियां घिरी हैं उन्हें कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई ऐसी प्रजातियां जो संकट में घिरी है उसे संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ये पृथ्वी पर बहुत ज्यादा संकट में है। संकट में होने के कारण कुछ समय के बाद ये पृथ्वी से खत्म हो सकती है। तो इन संकटग्रस्त प्रजातियों को हम सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देने के कई प्रकार हमारे पास होते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, अगर स्वस्थानीय संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं याद आए तो संरक्षण तो याद आ सकता है, तो बात खत्म। तो हम इन्हें कई प्रकार से सुरक्षा संरक्षण दे सकते हैं। इस संरक्षण की सहायता से हम इन जातियों को बचाते हैं, क्योंकि हर एक जाति पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर संकटग्रस्त जातियां पृथ्वी से खत्म हो गई तो पृथ्वी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस लॉस से सभी जीवों को लॉस होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी जातियां अधिक होती हैं इतना ही लाभदायक होता है। ऐसे लिखना है। लो खत्म, बात खत्म। वन्य जीव, बहुत बढ़िया। वन्य का मीन्स वन और जीव का मीन्स जीव। पता चल गया हमें, वन वाले जीव की बात चल रही है। अब हमने क्या नहीं इसका आंसर कैसे निकालना है, सीधी सी बात है। फिर तो अपने निकाल ही देते हैं, बस हमें तो पता चल जाए कि ये बोल क्या रहा है। वही तो सिखा रही हूँ मैं आपको, बस पता चल रहा बोल क्या रहा है, फिर तो बना बना के लिख देंगे हम। वन्य मीन्स वन, जीव मीन्स जीव। ऐसे करना पेपर में आपको, वन्य मीन्स वन, जीव मीन्स जीव। अच्छा, ये वन वाले जीव की बात चल रही है, फिर तो हम
स्टार्ट हो जाएंगे। देखो क्या ऐसे जीव, उसने बोला है यहाँ पे क्या, वन्य जीव की परिभाषा। तो आप क्या लिखेंगे, पता चल गया अपनों को। अब हम लिखेंगे, देखो ऐसे जीव जो वन में पाए जाते हैं उनको वन्य जीव कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे वन हैं और इन वनों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन जीवों का होना हमारी पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने ज्यादा जीव होते हैं इतना ही हमारी पृथ्वी पर लाभदायक होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे बना बना के लिख देंगे। फिर आता है संरक्षण की दो प्रमुख विधियां, तो मैं बता चुका हूँ, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब भाई हमें तो बस ये पता चल जाए जैव विविधता, हमें पता चल गया अच्छा जी जीव और विविधता का मतलब बहुत सारी प्रकार की, बस बात खत्म। हमें तो इतना पता है, जैव का मीन्स जीव और विविधता का मीन्स बहुत सारे प्रकार की। तो हमें पता चल गया क्या, बहुत सारे प्रकार के जीव। अब हम लिख देंगे, हमने लिखा भी तो था, देखो जैव विविधता। फिर वही स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसे जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता का होना हमारी पृथ्वी पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जैव विविधता नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जीव जितने ज्यादा होते हैं इतना ही बेनिफिट होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर देना है। आगे हम चैप्टर देखने वाले हैं जीव और समष्टियां। यहां पे ओनली पूरे चैप्टर में दो ही बातें, बस क्या, रहना और खाना, बस रहना खाना हो गया और बात खत्म। यहां पे देखो अब हम आंसर निकालते हैं क्वेश्चन से। देखो कैसे, पर का मीन्स पराये और जीविता मीन्स यहां पे उठा लो आप जीव, इसका मीन्स हुआ पराये जीव। पराये का मीन्स दूसरे, जीव का मीन्स जीव, तो इसका मतलब निकला दूसरे जीव की बात चल रही है। अब देखो मैंने बोला यहाँ पे खाने की और रहने की बात चलेगी, तो यहाँ पे अपने खाने की बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि भाई यहाँ पे कोई जीव, पराये जीव मीन्स दूसरे जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो आपको हेडिंग डालनी है परजीविता और लिख देना है परजीविता में एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है। आगे तो आपको बना के लिखना है, इस तरह से जीव अपने भोजन की प्राप्ति करता है और अपना जीवन यापन करता है, इसी को परजीविता कहते हैं। अब कुछ सोचो भाई, एक जीव से दूसरा जीव ही भोजन ले रहा है, तो इस जीव को तो फायदा हुआ और इस जीव को क्या हुआ, नुकसान हुआ। सिंपल सी बात है, जैसे सर में जूं होती है तो वो क्या करती है, सर से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो क्या होता है, जिसका सर है उसको तो लॉस होता है और जूं को फायदा होता है। तो आप आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे, ये एक एक दो मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो आया यहाँ पे पर भक्षी, पर का मीन्स पराये और भक्षी का मीन्स भस्म कर देना, भस्म का मीन्स होता है मार देना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक जीव होगा वो पराये मीन्स दूसरे जीव को भस्म कर देगा, भस्म का मीन्स मार देगा और मारकर खा जाएगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे, अर्थ इससे निकालना है क्वेश्चन से। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे परभक्षी। आप लिखेंगे जब एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है तो इसको हम परभक्षी कहते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर परभक्षी पाए जाते हैं जो दूसरे जीव को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है, तो एक जीव को फायदा हुआ, भाई जिसने खा लिया उसे तो फायदा हुआ, और जो मर गया उसे लॉस ही हुआ, सीधी बात है, वो तो मारा गया। तो आप लिख देंगे आगे कि इसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है। सिंपल सी बात है, तो ये भी हो गया अपना। अब यहाँ पे देखो सहजीवन, सह का मीन्स साथ और जीवन, आप जानते हैं जीवन में तो रहेंगे ना आप, जीवन होगा तो आप पृथ्वी पर रहेंगे, घर रहेंगे, फैमिली में रहेंगे। तो सह का मीन्स साथ और जीवन का मीन्स रहना, रहना। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा इसका मतलब है साथ रहना। तो जब साथ रहेंगे तो सीधी सी बात है, दो जीव तो रहेंगे, अकेला तो साथ रहेगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, सहजीवन। सहजीवन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो इसको सहजीवन कहते हैं। सीधी सी बात है। अब आप खुद दिमाग से बताओ भाई यहाँ पे सोच के
कि साथ कब रहेंगे, दो इंसान साथ कब रह सकते हैं, जब दोनों अच्छे हों और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हो, तभी तो साथ रह सकते हैं, वरना तो लड़ाई हो जाएगी दोनों में। तो आगे आप लिख देंगे भाई यहां पे दोनों जीवों को फायदा होता है, एक जीव दूसरे जीव को फायदा करता है, इसीलिए ये लाइफ टाइम साथ रहते हैं। सिंपल सी बात है, इसके बड़े सिंपल से क्वेश्चन है सब। यहाँ पे सहभोजिता, सहभोजिता में भी आप यही लिखोगे, सह का मीन साथ, जहां पे आप सह दिख जाए वो साथ लिख देना, बात खत्म। आप यहाँ पे भी लिख देना कि यहाँ पे भाई क्या होता है, यहाँ पे दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं और इसी तरह से वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे बना बना के आप ऐसे ही लिख देंगे, ये हो गया। अब देखो आती है यहाँ पे भाई, ये बचा अंतर जातीय परजीविता। अंतर का मीन्स डिफरेंस, अंतर, जातीय, जाति को तो सब जानते हैं जाति, और परजीविता अभी हमने पढ़ा है, दूसरे जीव से क्या लेना, भोजन लेना, सीधी सी बात है। तो आपको अंतर जातीय परजीविता भी याद ना है, नो टेंशन, कॉपी करना है बिल्कुल परजीविता वाला आंसर, बात खत्म। बस ये जो आंसर है अपना, ये यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है, बात खत्म, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो ये अपने सब आंसर हो गए, और ध्यान रखना ये आते, ध्यान रखना ये आते हैं, ये आते हैं। बस यहाँ पे कुछ भी याद ना आ जाए ना, कुछ भी याद ना आए, कुछ भी याद ना आए, तो बस आप ये तो लिख सकते हो ना, ये एक साथ रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, खाते हैं, बस बात खत्म, ऐसे लिख देना। अब देखो अंतरजातीय स्पर्धा, क्या है, स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब होता है लड़ाई, क्या होता है, लड़ाई। और आपको पता है आज की डेट में किस चीज पे लड़ाई हो रही है, रहने और खाने पे, सिंपल सी बात है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे डाल के अंतरजातीय स्पर्धा, यहाँ पे डाल के आप हेडिंग लिखेंगे भाई, इसमें दो जीव अपने खाने के लिए, अपने आवास मीन्स रहने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, खाने और रहने के लिए उसमें आपसी स्पर्धाएं चलती रहती हैं। स्पर्धा याद ना आए तो लड़ाई तो याद आएगा, तो लड़ाई लिख देना, सिंपल सी बात है कि भाई इसमें दो जीव रहने खाने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, इसी को हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। तो बस यहाँ पे रहना और खाना और ये चैप्टर खत्म। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। आगे हम बात करें, देखो इस चैप्टर में एक ही बात याद करनी है, ओनली एक बात याद करनी है, क्या, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए, देखो सबको पता है, नॉर्मली सबको पता है डीएनए। तो मान लो हमारे पास एक डीएनए ये है, डीएनए, और एक डीएनए ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस दो डीएनए को लेंगे और उनको जोड़ देंगे, बस इतनी बात याद रखनी है, चैप्टर खत्म। क्या किया, दो डीएनए को जोड़कर एक हमने नया डीएनए बना दिया, इतनी बात पर पूरा चैप्टर समाप्त। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्या याद करना है भाई, कि दो डीएनए को लेकर जोड़कर एक नया डीएनए बना दिया, कोई भी याद कर लेगा भाई, दो डीएनए को लिया जोड़कर एक नया डीएनए बना दिया, बात खत्म। आप सब क्वेश्चन हो गए, समझ लो। यहाँ पे बोला है उसने डीएनए पुनर्योगज तकनीकी मानव हित में उपयोग बताइए, मतलब ये जो पुनर्योगज तकनीकी है इसका मानव के लिए उपयोग बताइए, ये उसने पूछा है यहाँ पे। तो आप मानव के लिए कितने सारे उपयोग जानते हो, कितने उपयोग जानते हो, देखो सिंपल में आप जानते हो मानव क्या करता है, फसलें करता है, करता है नहीं करता है, फसलें करता है, दवाइयां भी खाता है, दवाइयां खाता है कि नहीं खाता, दवाइयां भी खाता है भाई, खाता है दवाइयां, और उसको टीके भी लगते हैं, तो भाई इसको टीके भी लगते हैं। आप तीन ही पॉइंट लिख देना इस तरह से। पहले तो आपको हेडिंग डालनी है क्या, डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का मानव हित में उपयोग, हेडिंग डाली, आप बना के लिख देंगे कि भाई पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का मानव के हित के लिए बहुत ज्यादा उपयोग है, ये अलग अलग तरह से मानव को फायदे पहुंचाता है, मानव के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, ऐसे बना के आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर हेडिंग डाल देनी है फसल, लिख देना है भाई यहाँ पे अपना, देखो ये वर्ड लिख रखा है, आपको याद नहीं करना, यहाँ पे फसल डाल के लिखना है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी से हमारी फसलें बहुत बेहतर हो रही हैं,
इससे हमारी फसलों की पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे मानव को बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि मानव को अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे फसलों के फायदे लिख देने हैं। फिर आता है दवाइयाँ, तो दवाइयाँ से इसी बात है, ऐसे लिख देंगे दवाई हेडिंग डाल के कि डीएनए पुनर्योगज तकनीकी से हम दवाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं, जो मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। नई नई तरह की बीमारियों में इन दवाइयों का यूज होता है, जिससे मानव को बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। ऐसी दवाइयों के बारे में लिख देना है यहाँ पे। फिर आता है टीके, फिर आता है टीके इस तरह से, फिर आता है टीके, तो आपको लिख देना है कि भाई डीएनए पुनर्योगज तकनीकी हमारे टीकों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है। इससे हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाएं अच्छे से चल पा रही हैं, क्योंकि टीके मानव के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। डीएनए तकनीकी नहीं होगी तो हम टीकाकरण को सही से नहीं करा पाएंगे। ऐसी बना के लिख देना है, 3 हेडिंग में बात करता हूं। अब यहाँ पे है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, तो बस आपको करने की तकनीकी मैंने बताई है। तो यहाँ पे जैसे उसने बोला है मानव इंसुलिन, इंसुलिन, तो बस आपको मानव पता है, इंसुलिन पता है, तो आप तो लिख देंगे कि भाई इंसुलिन मानव के लिए बनाया जाता है। मानव के लिए इंसुलिन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अनेक प्रकार से ये मानव को फायदे पहुंचाता है। मैंने आपको सिखाया है कि भाई वर्ड पकड़ो, बना बना के लिख दो। अब देखो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं। मैंने बोला क्या, बस हमें तो ये पता है कि भाई 2 डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, देखो क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे भाई डीएनए पुनर्योगित तकनीकी में हम 2 डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं। इससे मानव के लिए बहुत बड़े फायदे होते हैं। वो फायदे आपको पता है, ये सब फायदे मैंने बताए हैं, सीधी बात है। तो लिख देना है आपको, पहले हेडिंग डालनी है पुनर्योगित डीएनए तकनीकी, तो आप हेडिंग डाल के लिख देंगे कि भाई इसमें हम 2 डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पुनर्योगित डीएनए तकनीकी कहते हैं। अब इसने पूछा है इसकी कृषि में उपयोग, अभी मैंने बताए हैं, बात खत्म। ऐसे करेंगे हम, पूरा पेपर आपको करके ही आना है। जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग का मीन्स भी क्या होता है, जोड़ना। यहाँ पे खुद बताएगा वो, जोड़ना। और जीन क्या है, जीन भी तो डीएनए है, सीधी बात है। तो इसका मतलब फिर से आ गया डीएनए को जोड़ना, जो मैंने अभी बताया डीएनए को जोड़ने वाली बात, वही यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। जीन चिकित्सा, देखो हमें तो वर्ड पता है, जीन है और चिकित्सा है, बात खत्म। तो हम लिख देंगे भाई जीन का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, इसी को हम जीन चिकित्सा कहते हैं। मैंने बोला है यहाँ पे वर्ड पकड़ के आंसर निकाल दो, कौन सा बारी है। टेक्निक मैं 4-5 चैप्टर में सिखा चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं मानता हूँ कि आप टॉप ही करोगे, सबके आंसर देख के आओगे। फिर उसने बोला है कि भाई इसमें बताओ, इसमें बताओ, तो ऐसे लिख देंगे आप बना बना के कि भाई ये जो हमारा एडीए की कमी हुई थी, इसमें हमने जीन तकनीकी का यूज किया था, जीन तकनीकी का यूज करके हमने इस कमी को दूर किया था। अगर किसी व्यक्ति में एडीए की कमी होती है तो हम उसे जीन तकनीकी से दूर कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। बना के लिखना, अच्छी सी बात है, कुछ भी याद नहीं होगा ना तब भी यहाँ पे आप बना सकते हो। अब आता है पारजीनी मीन्स ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, और भाई मानव के लिए इनकी उपयोगिता लिखिए। अब देखो क्या है यहाँ पे, ट्रांस का मीन्स ट्रांसफर, ट्रांसफर, और ट्रांसफर का मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसफर कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 डीएनए को लेकर जोड़कर एक डीएनए बनाया था, बना लिया, और इस डीएनए को हम किसी भी जीव के अंदर डाल देते हैं, जीव के अंदर डाल देते हैं। तो देखो ये डीएनए यहाँ से यहाँ चला गया, ट्रांसफर होकर, ट्रांसफर होकर आप अब इसको आसानी से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है आ जाता है, इसको थोड़ा समझ लो, बस ये पॉइंट, बाकी तो हमने पूरे को ऐसे ही निकाला है। तो आप ट्रांसफर से समझ जाएंगे। आप लिखेंगे, ये तो बात मैंने बता दी आपको, ये तो बता दिया कि भाई हम 2 डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाते हैं। उसके बाद हम इस डीएनए को जंतुओं में डाल देते हैं, इन जंतुओं को पारजीनी जंतु कहते हैं, सिंपल। अब पूछा है
इनका उत्पादन क्यों किया जाता है? और यहाँ पे देखो मानव के लिए इनकी उपयोगिता साफ साफ पता चल रहा है। उत्पादन मानव की उपयोगिता के लिए की जा रही है, नहीं की जा रहा है। यहाँ पे दे भी रखा है उसने हिंट्स। मैंने बोला क्वेश्चन में आंसर होता है, बस पकड़ने वाला चाहिए उसे। तो यहाँ पे देखो आंसर भी, क्वेश्चन पूछ भी लिया और आंसर भी दे दिया। तो आप लिख देंगे कि इसका उत्पादन मानव की उपयोगिता के लिए किया जाता है। या सिंपल में लिख दो भाई इनका उत्पादन मानवों के लिए किया जाता है क्योंकि ये मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे देखो मानवों के लिए हेडिंग डाल के इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप अब तो लिख ही देंगे, आप लिख देंगे भाई कि ये मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, इनसे मानव को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ये मानव के लिए अलग अलग तरह के उत्पाद देते हैं। बस बात खत्म। तो इस तरह से 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराए हैं। अगर आप इस ट्रिक को, टेक्निक को सीख गए तो आप पूरी बायोलॉजी के आंसर निकाल दोगे बिना पढ़े। क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन के वर्ड पकड़ोगे और वहीं पे बना बना के सबको कर दोगे। ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लें और पूरे बायोलॉजी के पेपर को अच्छे से करके आए। बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस क्या करें, पहले 1-2 बार इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को चलाएं और मेरे साथ साथ आंसर निकालें। बात खत्म। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप जरूर बायोलॉजी में और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही हाईएस्ट मार्क लेके आओगे। मेरे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के एकदम टॉप कंटेंट हम देने वाले हैं। आप बिना पढ़े पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री के आंसर निकालेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और ऑलरेडी भी कंटेंट पड़ा हुआ है फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और न्यू वर्जन बहुत जल्द आने वाला है। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।